हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एंटीना से रिलेटेड। तो इस सीरीज में आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ओवर अ क्लोज सरफेस कंटेनिंग चार्ज Q इज। तो दोस्तों पहले तो हम जानते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स linked with a closed surface called Gaussian surface is 1 upon epsilon times the charge enclosed by the closed surface. By the closed surface। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है हमारा E डॉट डी ए वो किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल क्लोज सरफेस। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन इज Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यही इसने कहा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा हो गया सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस कंटेनिंग चार्ज Q, जो हमने यहाँ कहा। ये हमारा डेफिनेशन हो गया एक तरह से गॉस थ्योरम का। ठीक है, क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। A long straight wire carries a current I of 100 ampere. At what distance the magnetic field is 1 ampere per meter? ठीक है, ये हमको निकालना। अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है H, वो होता है आपका I अपॉन 2 पाई आर। I अपॉन 2 पाई आर। R क्या है यहाँ? I क्या है यहाँ पर? I है आपका करंट। R क्या है आपका? R है डिस्टेंस। R है डिस्टेंस। तो यहाँ से हम H निकालेंगे। H क्या आ जाएगा? 1/2 पाई आर इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, I सॉरी, I अपॉन 2 पाई आर। तो I की वैल्यू हो गई यहाँ 100 और 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आर, और इस H की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ से हम इसको R की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसमें आ रहा है 15.9 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, इट इज 1.59। करेक्ट ऑप्शन इज 15.9 मीटर। डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये इधर चला जाएगा और ये इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। आर इक्वल टू हो जाएगा 100/2 पाई, ये हो गया 100, और 2 पाई की आप वैल्यू लिख लीजिए, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 100 डिवाइडेड बाय 6.28, तो आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है?
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है ये आपको समझ, देखिए ये स्टैंडर्ड, ये डायरेक्ट फार्मूला है, स्ट्रेट वायर है ना, तो कोई बड़ा फार्मूला याद रखने की जरूरत उसके लिए नहीं है, सिंपल फार्मूला है, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। When the area of the parallel plate capacitor is increased by 7 times and the separation between both plates decreased by 7 times, then the capacitance of a parallel plate capacitor becomes। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आप मुझे लगता है इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए C बेसिकली क्या होता है, अगर C की बात करें, C होता है हमारा Q बाई V। पहले आप C समझिए, कैपेसिटेंस क्या है, किसी कैपेसिटर का क्या, इसका मतलब क्या है बेसिकली। इट इज अ capacitance of a conductor is the ratio of charge to it by a rise in the potential V। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, इसको ये यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये आपका, इसको हम बोल देते हैं ये आपका डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, ये इसका डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये आपकी पैरेलल प्लेट आपका कैपेसिटर हो गया। इस पर चार्ज हो गया प्लस क्यू, इस पर हम मान लेते हैं माइनस क्यू, ये इसका एरिया ए दोनों प्लेट का, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो है हमारा डी, ठीक है। तो यहाँ से सी क्या आएगा, अगर यहाँ देखें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक है इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बात करें यहाँ टर्मिनोलॉजी, हमने क्या ख्याल किया, सी क्या हो गया आपका, सी हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है। एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ टू प्लेट्स। एप्सिलॉन क्या हो गया है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डी आपका क्या हो गया है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की, फैरेड, फैरेड इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है फैरेड, ठीक है। सिंबल फैरेड का होता है एफ, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको ये समझ आ गया है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। क्या कह रहा है, अगर एरिया ऑफ द प्लेट कैपेसिटी इंक्रीज बाय 7 टाइम्स, तो जो मेरा ए डैश है, नया एरिया है, वो है 7 टाइम्स, ठीक है। सेपरेशन डिक्रीज बाय 7 टाइम्स, डिक्रीज कैसे होगा, देखिए जो डी डैश आपका मैं लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा 1/7 टाइम, ठीक है, क्लियर है। बस अब आप सी डैश यहाँ से निकाल लीजिए, सी डैश आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह क्या रखेंगे 7a, डी की जगह क्या रखेंगे 1/7d, यानी d बाई 7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्यूशन आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ये 7 ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 49a/d। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अगर इसको कंसोलिडेट करें 49 टाइम्स ऑफ c हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपको मिल गया होगा। क्या ऑप्शन आंसर है इसका, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, 49 टाइम्स। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, बट लिए इसलिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी जो प्रैक्टिस छूट गई है इन बेसिक फार्मूलाज की वो भी हो सके, ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी बाद में हम करने वाले हैं, बट अभी ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए ले ताकि जो आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट है वो आपका रिवाइज हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
इसमें दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू। तो ये हमें पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट वोल्टेज सरफेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और ऑप्शन पढ़ लीजिए अब आप। बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट individually and statement 2 is not a correct explanation. Both the statement is individually true but the statement is not correct explanation of statement. ठीक है, इसी तरह से ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, यहाँ फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। क्लियर है। अब अगर इसको हम वैसे लिखें तो क्या हो जाएगा, ई डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका अगर हम डेल डी वी हम लिखें तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ई डी एल का मॉड एंड कॉस थीटा। अगर हम थीटा की बात करें, थीटा मेरा 90 डिग्री है, तब क्या होगा किस केस में, डी वी इक्वल टू मॉड ई डी एल मॉड कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ बेसिकली क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज हो गया 0। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज हो गया आपका कांस्टेंट। वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, और जो कांस्टेंट वोल्टेज का सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया है, when we move perpendicular to the electric field, voltage is constant. That means electric field and constant voltage surface are perpendicular to each other. यानी इससे हमें पता लगा कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, और ये भी पता लगा कि ये स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है क्योंकि पैरेलल नहीं। क्लियर है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, फोर्थ हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। क्लियर है। देखिए बेसिक से ही है दोस्तों, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप इजीली इस चीज को आप कर ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पोर्शन समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंडीशन फॉर लॉस ट्रांसमिशन लाइन इज। ठीक है, लॉस कह लीजिए, लॉसलेस कह लीजिए, है ना। बेसिकली लॉसलेस कुछ हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ लॉस होता ही है, तो इसलिए लॉस इज बेटर टर्म। बट जनरली हम स्टैंडर्ड चीज़ लिखते हैं तो लॉसलेस ही हम एग्जाम में जनरली पूछते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप समझिए, जो आपका ये क्वेश्चन आया है प्रोपोगेशन कांस्टेंट से। प्रोपोगेशन कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये दिया होता है अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय जी प्लस जे ओमेगा सी
और इसका अंडर। क्लियर है? अब कंडीशन आप समझिए, है ना। अगर मैं लॉसलेस की बात करूं, अगर मैं लॉसलेस की बात करूं तो लॉसलेस के लिए मेरा क्या होगा, अल्फा को मुझे जीरो करना होगा, अल्फा वाला टर्म जीरो करना होगा। यानी इस वैल्यू को हम अल्फा प्लस जे बीटा के टर्म में लिखते हैं। अब ये कब जीरो होगा, अब आप समझिए। यानी जे बीटा मेरा आए, यानी अब वैल्यू जो हो जाए, यानी जो गामा की वैल्यू हो जाए वो जे बीटा हो जाए। इसका मतलब तो ये हो गया। अब देखिए, अब इस कंडीशन में क्या करें। अब अगर मैं इस टर्म को समझिए, ये नेग्लेजिबल हो जाए बिल्कुल, यानी इसका मतलब कंडीशन हो जाए आर लेस देन जे ओमेगा एल, तब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, केवल इस टर्म को मैं कैलकुलेट करूंगा। दूसरा, इसी तरह से जी को मैं ले लूं, ये भी बहुत लेस देन ओमेगा सी हो जाए। ठीक है, अगर ये इस तरह की कंडीशन बन गई है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी मेरी जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाय जे ओमेगा सी। तो जे बाहर आ जाएगा, जे ओमेगा दोनों बाहर आ गए, और ये आ जाएगा रूट एल सी। ये मेरी गामा की वैल्यू आ जाएगी, जो किसके बराबर आ रहा है, जे बीटा के बराबर आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आंसर तो हमें मिल गया है। क्लियर? अब देखिए, केवल यही एक कंडीशन नहीं है, हम यही नहीं रुक रहे हैं, यही कंडीशन नहीं। कब एक बार और, कब ये कंडीशन कब मिल सकती है, कंडीशन मिल सकती है मेरी अगर मेरी आर की वैल्यू जीरो हो जाए और मेरी जी की वैल्यू भी जीरो हो जाए। ये दोनों जीरो हो गए तो यार ये तो हमने क्या किया है, ये अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है कि इसकी वैल्यू इतनी कम है, ये इसके सामने नेगलेक्ट लग रहा है। एग्जाम्पल, जैसे इस ऐसे कंडीशन कैसे कहते हैं, जैसे आर की वैल्यू 1 हो गई और ओमेगा एल की वैल्यू 1000 हो गई, तो 1000 के सामने 1 तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, या फिर ये आर जीरो ही हो जाए, तो अगर ये कंडीशन भी है तो तब भी यही कंडीशन प्रिवेल होगी। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई लॉसलेस की कंडीशन पूछे, अगर आपसे ट्रांसमिशन लाइन में लॉसलेस के लिए कोई कंडीशन पूछे, लॉसलेस के लिए कोई कंडीशन पूछे, ठीक है, तब आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे पहली कंडीशन, या तो ये कीजिए कि r इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू जीरो, पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, आपको इक्वेशन याद होना चाहिए हमेशा। ओमेगा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। तो पहला कंडीशन ये दोनों जीरो, दूसरा कंडीशन क्या होगा, आर लेस देन ओमेगा एल एंड g लेस देन ओमेगा सी। अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मेरा जो लाइन होगी, वो ट्रांसमिशन जो लाइन होगी मेरी, वो क्या कहलाएगी, लॉसलेस। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, देर आर टू कंडीशंस फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, one is r equal to 0, g equal to 0, and second condition r less than omega l, g is less than omega c, means r and r is negligible in front of omega l and g is negligible with in front of omega c. Either of the conditions fulfill, then transmission line is called lossless transmission line. Got it? Okay, we will move to the next question. Next question is related to this one. Now see, consider the following 4 points PQR plotted against the Smith chart. ठीक है, which of the following corresponds to the transmission line matched to the short circuit condition का वो पूछ रहा है in the admittance domain. admittance domain में ये बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर? देखिए, करेक्ट ऑप्शन इज दिस आर, दिस वन, दिस इज करेक्ट आंसर।
ये पॉइंट हमारे बनाए गए हैं। शॉर्ट सर्किट कंडीशन का मतलब होता है z इक्वल टू 0, और यही रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा 1/z यानी इन्फिनिटी। ठीक है, और जो लोकेशन होता है पॉइंट r पर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है एडमिटेंस डोमेन में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अगर आप कोई इसमें कुछ कंफ्यूजन है और आप इसमें चार्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी एक डिटेल लेक्चर लेके आएंगे और आपको इसमें चार्ट से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी लेक्चर में आपको, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन है आप सजेशन दे सकते हैं। और दोस्तों कम्युनिटी टैब में आप जाकर क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए कुछ क्विज हमने अपलोड की है जिसका आंसर उसमें दिया हुआ है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमने और भी लेक्चर्स इससे रिलेटेड और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड वो हमने अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक आप दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। आज का लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, शॉर्ट लेक्चर रखेंगे। फिर किसी और लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे सेम या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।